गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, फिर से हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले हम जान रहे थे कि यानी संयोजकता क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम फिर से इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं कि संयोजकता क्या होता है और किसी भी तत्व की संयोजकता हम किस तरीके से निकालते हैं। और जो किसी भी यानी कि जो बहुत से हमारे तत्व ऐसे हैं, कुछ धनात्मक भी संयोजकता व्यक्त करते हैं और कुछ ऋणात्मक भी संयोजकता व्यक्त करते हैं। तो हम उन चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो पहले नंबर बच्चों, संयोजकता क्या होता है। संयोजकता का मतलब यह होता है किसी भी धातु से या किसी भी तत्व से किसी दूसरे परमाणुओं का जुड़ना ही उस तत्व का क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। या आप कह सकते हैं किसी तत्व के परमाणु की किसी संयोजन क्षमता को, यानी किसी तत्व के परमाणु की इस संयोजन क्षमता को ही क्या कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपका लिखा गया है CH4। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा यह कार्बन है, इस कार्बन से हमारे 4 हाइड्रोजन क्या हुए, जुड़े हुए। तो मतलब इसका ए हुआ कि यानी कार्बन से हमारे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो बच्चों अब आपको यह समझ में आनी चाहिए कि यानी किस प्रकार से जुड़े हुए, यानी इनकी संयोजकता क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कार्बन की जो संयोजकता होती है वह 4 होती है और जो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है वह कितनी होती है, 1 होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, +1 होती है। और जो आपका कार्बन है, तो कार्बन की संयोजकता वह कितना होता है, +4 होता है। तो बच्चों अब देखिए, यदि हम आपको डायरेक्ट बताएं कि मैंने कहा है कि किस तरह के, आप इसको याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन की संयोजकता जो होती है वह कितना होता है, +1 होता है। और हाइड्रोजन जो कार्बन की होती है वह कितना होता है, +4 होता है। तो बच्चों आप कहेंगे कि मतलब सर जी बहुत से तत्व हैं, तो हम किसी भी तत्व की संयोजकता को और कैसे याद करेंगे। तो बच्चों इसके लिए आपका क्या है, कुछ नियम होते हैं। तो उन नियमों की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, उस वस्तु की संयोजकता को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या उनको आप सीख सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए चलिए हम आपको बताते हैं कि संयोजकता को हम किस प्रकार से किसी भी तत्व की निकालते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, वितरण करना है। तो आप जानते हैं कि आपके पास है कोई भी तत्व है तो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, यानी आप कह सकते हैं उन छोटे छोटे कणों को ही क्या कहते हैं, उस तत्व का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसे यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए यदि आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में अगर आपसे पूछा जाए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वह कितना होता है, 1 होता है। तो बच्चों आपको यह भी याद होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह उस संख्या के परमाणु क्रमांक की क्या होता है, बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यह होता है, अगर किसी भी तत्व का अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो उस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसको आपको भी याद होगा। तो हमने आपको पहले बताया था, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों को 30 तक के तत्वों को याद करने के लिए कहा था। और हमने आपको यह बता दिया था कि अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा। अगर आप उसको याद नहीं करते हैं तो जान लीजिए आपको जो केमिस्ट्री है ना वह बहुत ही क्या होगा, डिफिकल्ट महसूस होगा। तो चलिए हमने आपको बताया था क्या होता है, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह नीचे लिखा जाता है और उसका जो परमाणु भार होता है वह कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। इस बात को भी आपको याद होना चाहिए, यानी जो नीचे लिखा जाता है इस तरीके से मान लीजिए कुछ लिखा गया है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तत्व का क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और यहाँ जो ऊपर लिखा गया होता है उस तत्व का हम क्या कहते हैं, परमाणु
भार कहते हैं। तो बच्चों हमको संयोजकता जो है वो परमाणु भार से हमको नहीं मतलब है, लेकिन हमको किससे मतलब है? परमाणु क्रमांक से। क्योंकि बच्चों मान लीजिए अगर हम यह माने कि यदि कोई तत्व है तो किसी भी तत्व का क्या होता है? एक मजबूत पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक कहते हैं। यानी कोई भी तत्व है तो उस तत्व का जो सबसे मजबूत पार्ट होता है वह क्या होता है? नाभिक होता है। तो आप यह भी जानते हैं कि यार हमारा कोई पदार्थ है वह 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। तो 3 प्रकार के मूल कण कौन कौन से होते हैं? इसमें बच्चों हमारा पहला नंबर आता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है वह हमारा प्रोटॉन, और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। अब बच्चों यह भी आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होता है? e⁻⁻, यानी इसको इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा नंबर हमारा आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को बच्चों P+ से प्रदर्शित किया जाता है, और जो बच्चों न्यूट्रॉन होता है उसको N0 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका कहने का मतलब यह होता है कि बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वह क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। तो बच्चों हम चलिए आइए फिर इसको समझते हैं। यानी हम अब क्या आपको बता रहे थे, अगर आपके पास कोई तत्व है तो उस तत्व का जो सबसे मजबूत पार्ट होता है तो वह क्या होता है? नाभिक होता है। तो बच्चों नाभिक में अब देखिए हमारे जो तत्व होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वह कहाँ होते हैं? इस तत्व के यानी जो सबसे मेन पार्ट होता है नाभिक उसमें होते हैं। लेकिन हमारा जो है इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है? इनके बाहर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं? वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब बच्चों यह भी आपको पता होना चाहिए कि इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है और इन कक्षाओं में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बच्चों जो आपके नाभिक के पास यानी जो दीर्घवृत्तीय कक्षाएं बनी हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। तो जो नाभिक के सबसे पास होता है उसे हम क्या कहते हैं? के कोष कहते हैं। उससे जो दूसरा नंबर वाला होता है उसको कहा जाता है एल कोष, और तीसरा नंबर जो हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम कोष। जो हमारा 4th नंबर होता है उसे कहते हैं बच्चों एन कोष। तो आपको याद होना चाहिए के एल एम एन, के एल एम, यानी कोष को कितने भाग में बांटा गया? 4। यानी कौन कौन से? के एल एम एन। तो बच्चों जो हमारे किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं कोषों में क्या करते हैं? घूमते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। लेकिन बच्चों अब आपको यह भी याद होना चाहिए कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों इनके लिए इनकी संख्या कुछ फिक्स है कि मतलब जो के कोष है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किसी भी तत्व में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह क्या होती है? 2n² की क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर बच्चों n क्या है? आपका कोषों की संख्या है। यानी यदि आप n का मान रखते जाएंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो पहले कोष का मान मिलेगा, यानी फर्स्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। और यदि आप n का मान 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और n का मान 3 रखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि तीसरे कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होती है। और n बराबर 4 रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चौथा जो इलेक्ट्रॉन है यानी चौथा जो हमारा कोष है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम अब आपको निकाल के बताते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि यानी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? यानी जो हमारा कोई भी तत्व है वह कितने प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना हुआ है? वह 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमारा क्या आते हैं? उनके नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और यह भी आपको याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन हमारा धनावेशित, और न्यूट्रॉन जो होता है वह आपका विद्युत उदासीन होता है। तो बच्चों हमने और आपको एक बात बताई कि जो आपके हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह उस तत्व के नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस कक्षा में मैक्सिमम, यानी अगर आपसे पूछा जाए
कि बताइए कि ये जो हमारा के कोष है, यानी n बराबर अगर आप 1 रखते हैं n का मान, n बराबर 1 रखने पे हमारा कौन सा कोष प्राप्त होता है? के कोष। यहाँ देखिए आपको जो नाभिक के पास जो पहला कोष है क्या है? के कोष है, और दूसरा क्या है? यल कोष, और तीसरा क्या है? यम, और फोर्थ नंबर जो है हमारा यल कोष है। तो बच्चों अगर यल बराबर हम 1 रखते हैं तो हमें के कोष का मान पता चलेगा, यानी के कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए इस स्थिति में हम रखते हैं n बराबर 1। तो पहले कोष के लिए n का मान हमें कितना रखना? 1। यहाँ देखिए 2 गुणे 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 का जो स्क्वायर होता है वह कितना होता है? 1 ही होता है। तो 2 गुणे 1 बराबर कितना होता है बच्चों? यानी आप कह सकते हैं कि के कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह कितना होगा? 2। अब चलिए हम निकालते हैं दूसरे कोष के लिए, यानी यल कोष के लिए। इसको मिलेज कर देते हैं आप। n बराबर 2 जो हमारा होगा किस कोष के लिए? यल कोष के लिए। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या करेंगे, हम n का मान कितना रखेंगे? इस सूत्र में हमें कितना रखना है? 2n स्क्वायर जो इसके स्थान पे n के स्थान पे कितना रखेंगे? 2। तो हमको यह पता चल जाएगा कि मतलब दूसरे कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 और 2 का स्क्वायर जो होता है कितना हो जाता है? 4, और यहाँ 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारा दूसरा कोष होगा यानी यल कोष, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वह कितनी होगी? 8। अब इसके बाद आते हैं बच्चों हम तीसरे नंबर पे। तीसरा हमारा क्या है? यम कोष। तो इसके लिए हमें n का मान कितना रखना पड़ेगा? 3। तो चलिए बच्चों हम 3 रखते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे 3 यानी तो हम क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुणे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 2 9 कितना हो जाएगा? 18। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि यम कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह कितना होगा? 18 होगा। अब चलिए हम देखते हैं n के लिए। n यानी n बराबर 4 रखते हैं तो हमें कौन सा कोष मिलता है? n कोष मिलता है बच्चों 2 गुणे n यानी 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 16 गुना 32। तो देखिए बच्चों यानी n कोष में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इस तरीके से आपको पता चल गया कि किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखिए आपको कुछ याद नहीं रखना, केवल आपको एक सूत्र यानी 2n स्क्वायर याद रखना है। तो आप उस प्रकार से भी किसी भी तत्व के कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर सकते हैं? आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आपका तत्व भी क्या होगा? बड़ा होगा। आप इसके आधार पे आप बता सकते हैं। तो बच्चों बस केवल आपको यही याद रखना है कि मैक्सिमम के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और यल में कितने रह सकते हैं? 8। और एन में कितने रह सकते हैं? 18। और एन में कितने हो सकते हैं? 32। तो अगर हमको अब देखिए पता चल गया यानी के कोष में कितने रह सकते हैं, तो अब इन तत्वों का हम क्या करेंगे? बंटवारा करते हैं। यानी कि कोई भी तत्व है तो उस तत्व के पास हमको इलेक्ट्रॉनों तो पता रहता है, लेकिन हम किस तरीके से बंटवारा करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किसमें करना है? हमें इन कोषों में करना है। तो कोषों में किस तरीके से करते हैं इस बात को हमको ज्ञान नहीं था, लेकिन जब हमको पता चला यानी कि इलेक्ट्रॉन में यानी जो हमारे के जो कोष हैं उन कोषों में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में क्या होगी? सुविधा होगी। यानी अब चलिए हम आपको बताते हैं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं। अब देखिए बच्चों हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले जो सबसे पहला हमारा तत्व है वह क्या है? हाइड्रोजन। तो बच्चों देखिए पहले आपको कुछ इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम होते हैं, पहले आपको उनको याद रखना। तो आप पहले क्या करिए, उन नियमों को ध्यान से सुन लीजिए, हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं।
तो बच्चों पहला नंबर यह है, आपको याद रखना है कि किसी भी कोष में यानी आप किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करते हैं तो पहला जो हमारा कोष होता है तो पहले सबसे नंबर जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं तो पहले हमको जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम किस कोष से भरते हैं, के कोष में। और के कोष में आप जानते हैं कि के कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो बच्चों जब तक के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो नहीं जाएंगे तो उसके बाद हम क्या एल कोष में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि जब के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बाद हम किस कोष में जाएंगे, एल कोष में जाएंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपका पहला नियम है। अब दूसरा नियम आप ध्यान से सुनिए। जब के कोष हमारा फुल हो जाता है, यानी कहने का मतलब यह है जब इसमें के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एल कोष में प्रवेश करता है। और एल कोष में जब तक इलेक्ट्रॉन जाता है तब तक उस उपकोष में कितने 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। आप जानते हैं कि एल उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो बस दूसरा नियम यह है, आपको बताया गया कि एल उपकोष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यह आपका दूसरा नियम कहता है। अब तीसरा नियम क्या कहता है, इस बात को हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर बताया गया है कि तीसरे कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है मैक्सिमम वह कितनी है, 18 है। यानी कि एम कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 18 हो सकती है। लेकिन आप क्या करेंगे, यानी पहले के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद एल में 8 देंगे, उसके बाद कहीं हमारा लगातार 18 इलेक्ट्रॉन एम कोष में जाए तो इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह क्या होगा, गलत होगा। तो बच्चों उसके लिए क्या करना है, पहले यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एल में 8, उसके बाद एम में भी हमारा कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाता है उसके बाद जब मान लीजिए 9वां इलेक्ट्रॉन हमको डालना होता है तो 9वां इलेक्ट्रॉन हमारा किस कोष में जाता है, एन उपकोष में जाता है, एन कोष में जाता है। अब एन उपकोष में कब तक जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब एन उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसके बाद वह इलेक्ट्रॉन फिर आपका कहाँ आता है, एम उपकोष में जाता है। और कब तक जाता है, जब तक एम उपकोष में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं। तो फिर से सुनिए, तीसरा नियम हमने आपको फिर से क्या बताया कि पहले क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन एल कोष में, उसके बाद एम कोष में कितना देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे इलेक्ट्रॉन यानी एन कोष में। उसके बाद एन कोष में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर बढ़ेगी यानी एम कोष में। और एम कोष में कब तक जाएगा, जब तक वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 नहीं हो जाएगी तब तक आपका जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वह कहाँ जाएगा, एम कोष में जाएगा। और जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ एन कोष में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है। तो बच्चों यह आपका तीसरा नियम रहा। अब तीसरा नियम के बाद चौथा नियम यह कहता है कि यानी जब आपका यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आगे बढ़ती जाती है। तो चलिए अब हम आपको एक यानी जो 30 तक के तत्व हैं उनमें से हम कुछ तत्वों को आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देते हैं और बाकी तत्वों को क्या करना है, आपको उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। देखिए बच्चों, पहला जो हमारा तत्व का नाम होता है वह क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1। तो इलेक्ट्रॉन यानी जब वितरण करेंगे तो पहले हम किस कोष में, के कोष में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है केवल के कोष में, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो के कोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हाइड्रोजन के पास आता है हीलियम। तो हीलियम देखिए बच्चों, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, के कोष में 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम। तो लिथियम का आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 3 होता है। हमने आपको यह भी बताया है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो देखिए बच्चों, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3, तो 2 यहाँ हमारे। अब तीसरा नंबर जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा बचा हुआ है वह जाएगा हमारा एल कोष में। इसके बाद लिथियम के बाद आता है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम है 4। तो यहाँ पे देखिए फिर से इसमें के कोष में 2,
उसके बाद N में भी हमारा कितना जाएगा 2, और यहाँ तब तक जाएगा जब तक यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो नहीं जाते। तो चलिए अब आगे हम इसके करते हैं। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि यानी जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, जबकि होना कितने चाहिए 2 चाहिए। तो देखिए बच्चों क्या होता है, कोई भी तत्व है तो वह सोचता है क्या है हम अस्थायी हो, यानी अगर जिस प्रकार से आदमी होते हैं उनके पास अगर किसी भी चीज़ की यानी कमी होती है तो वह क्या करते हैं एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं या मांग लेते हैं। उसके बाद जब उनका काम हो जाता है तो उनको फिर क्या करते हैं वापस लौटा देते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों आपका तत्व भी होते हैं, यानी कि जो तत्व होते हैं उनके पास भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। यानी जब किसी भी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह किसी दूसरे तत्व से मिलते हैं, तो उस तत्व से मिलते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है अधिकता होती है। तो जो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं धातु कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों धातु। आपको याद रखना है कि धातुएं जो जितने भी होते हैं वह क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, और उसमें उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम क्या कहते हैं आधात कहते हैं। आधात कहते हैं यानी सब तत्वों में कुछ नहीं पाया जाए, यानी सब तत्व देने का है। कुछ अपवाद भी होगा, जो अपवाद होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको जो हम समझा रहे हैं वह समझिए। यानी हमने आपको क्या बताया कि यानी जो हमारे तत्व धातु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम देने का ही काम करते हैं। आपको पहले ही बताया गया होगा जब आप धातु की चैप्टर पढ़ रहे होंगे, यानी जब आप अम्ल और क्षार पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि अम्ल हम उसे कहते हैं जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हाइड्रोजन जो हमारा होता है वह क्या है एक धातु भी मान सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो हाइड्रोजन होता है या अपवाद होता है, या कभी इलेक्ट्रॉन लेता भी है और या कभी इलेक्ट्रॉन देता भी है। क्यों? क्योंकि पास इसके देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कोश में कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तब देखिए अगर किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन या इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो इस पर क्या आता है प्लस चार्ज। तो लेकिन आपको बच्चे ध्यान में रखना है कि यह जो है इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन लेने का काम बहुत ही कम करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आधात की तरह यह व्यवहार बहुत ही कम करता है। तो बच्चों जो आपका यौगिक बनता है किसी तत्व कोई तत्व क्यों जुड़ता है, वह क्यों जुड़ता है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती कमी होती है। यानी किसी भी तत्व के पास अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन की और किसी भी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जिस पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह किसी दूसरे तत्व से मिलता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और वह आपस में क्या कर लेते हैं बॉन्ड बना लेते हैं और आपस में क्या हो जाते हैं स्टेबल हो जाते हैं। तो किसी भी कोश में आप कह सकते हैं संयोजकता की परिभाषा कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हम क्या कहते हैं उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चा हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वह कितनी है 1 होती है। अब कैसे 1 होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको क्लियर है कि यानी कोश में कितना होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि यहाँ कितना 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व की यह भी आपका संयोजकता की परिभाषा होता है कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो अब देखिए इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। अब इसके बाद हमने आपको हीलियम का बताया, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 यानी इसके कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए कि कोश में यानी कितना हो जाएगा 0। अगर आपसे पूछा जाए कि हीलियम की संयोजकता कितनी होती है, अब देखिए बच्चों तो आप यह नहीं कहेंगे कि हीलियम की संयोजकता 2 होती है, नहीं, यह आपका कहना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों के कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी चाहिए थी 2 चाहिए थी, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, यानी इसका अष्टक जो है वह क्या है पूरा, यानी इसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको उसके पास है, तो वह किसी भी तत्व से क्या करता है क्रिया नहीं करता है। तो इन्हीं तत्वों को क्या कहा जाता है अक्रिय कहा जाता है, और इन तत्वों की जो संयोजकता होती है वह क्या होती है 0 होती है। तो बच्चों आपको याद रखना है जिन तत्वों के कोश फुल भरे होते हैं, यानी जितनी आवश्यकता मान लीजिए जितने तत्व की आवश्यकता होती है उतने तत्व अगर उस तत्व के पास उतने तत्व
तत्व के उतने तत्व उस धातु के पास या तत्व के पास उतने इलेक्ट्रॉन हैं तो वह तत्व आपका क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी अक्रिय होता है, वह किसी से क्रिया नहीं करता। तो बच्चों आप जानते हैं कोई भी तत्व क्रिया कब करता है, जब किसी भी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब वह किसी दूसरे तत्व से क्या करता है, साझेदारी करता है और अपने बॉन्ड बनाने का काम करता है। तो बच्चों आप उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि संयोजकता क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि किसी भी तत्व के बाद उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो इसके आधार पे आप कह सकते हैं। देखिए आपके अब 5वां नंबर जो आता है हमारा बोरान आता है। तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पे कितना होगा 3। इसमें के क्वेश्चन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 चाहिए, लेकिन है वो कितना रहा है 3 ही हो रहा है। उसके बाद बेरिलियम के बाद आता है कार्बन। तो कार्बन की कार्बन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। इसके बाद नाइट्रोजन 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होगा। इसके बाद ऑक्सीजन 8 होता है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 6 हो गए ऑक्सीजन को। उसके बाद नाइट्रोजन फ्लोरीन का होता है, तो फ्लोरीन का होता है 9, तो यहाँ पे हो जाता है 2 और 7। और उसके बाद आपका आता है नियॉन, तो नियॉन का होता है 2 और 8। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ तत्व, यानी आप कह सकते हैं कि बेरिलियम की संयोजकता 3, लेकिन कार्बन की संयोजकता 3, लेकिन अगर आपसे नाइट्रोजन की संयोजकता पूछी जाए तो आप 5 उसकी संयोजकता नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी तत्व मान लीजिए अगर वहाँ पे देखिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यानी एन को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने की आवश्यकता है, 8 होनी चाहिए, लेकिन है इसके पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे देखिए उसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देना क्या है, अच्छा नहीं है। किसी से अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका कोर्स क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ हम क्या कहते हैं कि कोई भी तत्व कितने भी इलेक्ट्रॉन का संयोजन किसी दूसरे तत्व से कितने इलेक्ट्रॉन लेता है वह भी उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो बच्चों आप यहाँ जो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वह आप 5 नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए नाइट्रोजन यहाँ एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, तो वह किसी दूसरे तत्व से क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन ले करके 8 इलेक्ट्रॉनों का जो आपका कोष पूरा नहीं होता है उसको क्या कर लेता है 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के पूरा कर लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी तत्व जितने तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है वही उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो बच्चों इस तरीके से जो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वह काम कितना होता है 3 होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की संयोजकता 6 में कितना जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, इसकी संयोजकता कितना 2। फ्लोरीन का कितना होता है 1, और जो नियॉन होता है उसकी संयोजकता 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि इसमें देखिए एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब के कोष में 2 चाहिए 2, यानी इसके जो कोष है वह क्या है फुल्ली फिल्ड है। तो बच्चों बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आपको क्या करना है इसके आगे के जितने भी तत्व हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के इलेक्ट्रॉन को बताएंगे और किसी भी तत्व की संयोजकता को और भी अच्छे तरीके से हम समझाएंगे और सभी तत्वों के संयोजकताओं के बारे में हम आगे बात करेंगे। बच्चों बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।